गुड मॉर्निंग। तो हम लोग क्लास 12 का बायो का ऑब्जेक्टिव का लेसन 1 कंप्लीट कर चुके थे, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज हम लोग लेसन 2 जो पुष्पीय पौधों में जनन है उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फूलदार पौधों में जनन का मुख्य अंग कौन सा है। फूलदार पौधे कहने का तात्पर्य यहाँ पर पुष्पीय पौधों से है। फूलदार पौधे, तो फूलदार पौधे का यहाँ पर तात्पर्य पुष्पीय पौधों से है, यानी कि पुष्पीय पौधों में जो जनन होता है वो किसके द्वारा होता है। तो हम लोग चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़े हैं कि पुष्पीय पौधे का जो जनन अंग होता है वो क्या होता है। तो जनन अंग पुष्प यानी कि फूल होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूल का नर जनन अंग क्या कहलाता है। तो फूल का जो नर जनन अंग है वो पुंकेसर और जो मादा जनन अंग है वो स्त्रीकेसर कहलाता है। तो क्वेश्चन है कि फूल का नर जनन अंग पुंकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूल का मादा जनन अंग। तो फूल का जो मादा जनन अंग है उसको हम लोग स्त्रीकेसर भी कहते हैं या उसका एक अन्य नाम अंडप भी है। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन में हमारा अंडप दिया हुआ है, तो सही आंसर ऑप्शन बी हमारा अंडप हो जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना है कि इसका एक अन्य नाम क्या होता है, तो स्त्री केसर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुंकेसर का कौन सा भाग परागकण उत्पन्न करता है। तो पुंकेसर का जो पराग कोश है वो परागकण उत्पन्न करता है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक पराग कोश में कितने परागकणों का निर्माण एक साथ होता है, तो एक पराग कोश में एक साथ 4 परागकणों का निर्माण होता है। कितने परागकणों का निर्माण होता है, तो 4 परागकणों का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन है पुंकेसर का कौन सा भाग परागकण उत्पन्न करता है। तो पुंकेसर का जो पराग कोश है वो क्या उत्पन्न करता है, तो वो परागकण उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडप का निचला भाग क्या कहलाता है। अगर हम लोग स्त्री केसर की संरचना का बात करें तो स्त्री केसर का संरचना कुछ इस प्रकार का होता है। कुछ इस प्रकार का स्त्री केसर का संरचना होता है। इसका जो ऊपरी भाग है यहाँ पर, ये वाला भाग कहलाता है वर्तिका, और इसका जो ये वाला भाग कहलाता है वर्तिकाग्र, और ये वाला भाग जो है इसका वर्तिका, और ये नीचे वाला भाग जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो है ये कहलाता है अंडाशय। जिस अंडाशय में उत्पन्न होता है बीजांड, क्योंकि अंडाशय में क्या होता है, बीजांड परिपक्व होता है और बीज का निर्माण करता है। ठीक है, बीजांड परिपक्व होकर बीज का निर्माण करता है और जो अंडाशय है वो परिपक्व होकर फल का निर्माण करता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि अंडप का निचला भाग क्या कहलाता है। तो अंडप का जो ये निचला भाग है वो कहलाता है हमारा अंडाशय कहलाता है, और अंडाशय के अंदर ही बीजांड उपस्थित होता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो बीजांड है वो कैसी संरचना है। तो जो बीजांड है वो संरचना है 7 कोशिकीय, 7 उसमें सेल्स होते हैं और 8 केंद्रक होता है, यानी 8 न्यूक्लियस होता है। तो अगर पूछ ले कि बीजांड कैसी संरचना है, तो बीजांड 7 कोशिकीय 8 केंद्रक संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है। तो हम लोग भली भांति बहुत अच्छी तरीके से पढ़े हैं कि अंडाशय के अंदर में ही पाया जाता है बीजांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परागकण कहाँ बनते हैं। तो परागकण बनते हैं पराग कोश में। परागकण कहाँ बनते हैं, तो पराग कोश में बनते हैं। नेक्स्ट है परागन कितने प्रकार का होता है। तो जो परागन होता है, परागन क्या होता है कि स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक कौन पहुंचता है, पुंकेसर पहुंचता है। तो पुंकेसर का स्त्री केसर तक पहुंचने की क्रिया ही क्या कहलाती है, तो परागन कहलाती है। तो जो परागन होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागन और दूसरा होता है पर परागन। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि परागन कितने प्रकार के होते हैं। जो परागन होता है वो होता है 2 प्रकार का, एक स्वपरागन और दूसरा पर परागन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वपरागन में पराग कहाँ जाता है। तो स्वपरागन, तो जो स्वपरागन होता है, स्व मतलब होता है स्वयं यानी कि खुद का। तो जिस फूल का पराग कोश होता है उसी फूल का परागकोश से परागकण निकल के उसी फूल के स्त्री केसर तक पहुंचता है, यानी कि फूल दोनों में बिल्कुल सेम है।
यानी कि जिस फूल का परागकण होता है उसी फूल के स्त्री केसर तक जब पहुंचता है परागकण, तो ये क्रिया क्या कहलाती है? तो स्वपरागन कहलाती है। तो क्वेश्चन है कि स्वपरागन में पराग कहाँ जाता है? तो स्वपरागन में पराग एक ही फूल पर रहता है, यानी कि जिस फूल का परागकण होता है उसी फूल के स्त्री केसर तक पहुंचता है हमारा परागकण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर परागन में पराग कहाँ जाता है? तो पर परागन में पराग कहाँ जाएगा? जैसे स्वपरागन में स्वयं के पुष्प पे रहता है, वैसे ही पर परागन में दूसरे पौधे के पुष्प पे जाता है। तो पर परागन में पराग कहाँ जाता है? तो दूसरे पौधे पर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परागन की क्रिया में क्या सहायक होता है? परागन की क्रिया में देखो, तो परागन जो होता है, स्वपरागन का अगर हम बात करें तो स्वपरागन में किसी भी माध्यम की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो पर परागन होता है उस पर परागन में कीट के, हवा, जल, इन सभी मतलब विभिन्न माध्यमों की आवश्यकता होती है। कीट के द्वारा परागन को कीट परागन, हवा या वायु के द्वारा परागन को वायु परागन, और साथ ही साथ जल के द्वारा परागन को जल परागन कहा जाता है। तो परागन की क्रिया में क्या सहायक है? तो उपर्युक्त सभी जितने भी दिए गए ऑप्शन है वो सभी परागन की क्रिया में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ऑप्शन सी हमारा डी क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि परागकण का अंडक तक पहुंचना क्या कहलाता है? तो अभी तुरंत हम बताएं कि परागकण यानी कि पराग कोश से निकल के परागकण जब स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो ये क्रिया क्या कहलाती है? परागन कहलाती है। और परागन दो प्रकार का होता है, स्वपरागन और पर परागन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? अगर हम बात करेंगे पुष्पी पौधों में, क्वेश्चन है कि अंडाशय में, बीजांड में, वर्तिकाग्र पर और परागकोश में। तो जो निषेचन की क्रिया होती है वो होती है बीजांड में। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो निषेचन की क्रिया होती है बीजांड में। तो आओ हम लोग थोड़ा सा बीजांड की संरचना को ध्यान देते हैं। तो जो बीजांड होता है, ये है बीजांड का चित्र। तो जो बीजांड होता है वो 7 कोशिकीय 8 केंद्रक होता है। ऊपर में जो ये 3 कोशिका है, इस कोशिका का नाम है प्रतिव्यसांत कोशिका, इसका नाम है प्रतिव्यसांत कोशिका। इसके बाद जो कोशिका बीच में है इसका नाम है ध्रुवीय कोशिका। उसके बाद ये जो नीचे में कोशिका है तीनों, इसका नाम है अंड समुच्चय। हम्म? अच्छा, तो जो बीजांड होता है उस बीजांड में ऊपर की ओर होता है 3 कोशिका, जिसका नाम है प्रतिव्यसांत कोशिका। इसके बाद नीचे की ओर होता है, यहाँ पे इस साइड नीचे की ओर होता है 3 कोशिका जो कहलाता है अंड समुच्चय, और बीच में एक कोशिका होती है जो कहलाता है ध्रुवीय कोशिका। तो जो ये ध्रुवीय कोशिका है इसमें 2 केंद्रक होता है और बाकी बचे सारे कोशिका में केवल 1 केंद्रक होता है। तो यहाँ पर निषेचन की क्रिया जो होती है वो बीजांड में होती है। तो निषेचन की क्रिया जो बीजांड में होती है वो यहाँ पर 2 बार निषेचन की क्रिया होती है। तो 2 बार निषेचन की क्रिया कैसी होती है? पहला निषेचन जो होता है यानी पहला परागकण जो आता है वो इस अंड कोशिका से संलयित होकर के भ्रूण बनाता है, और दूसरा जो कोशिका आता है वो
दूसरा वो इस ध्रुवीय कोशिका से संलयित होकर के बनाता है भ्रूणपोष बनाता है। यानी कि यहाँ पर 2 बार निषेचन क्रिया हो रही है। पहली बार निषेचन क्रिया जिससे भ्रूण बन रहा है और दूसरी बार निषेचन क्रिया जिससे भ्रूणपोष बन रहा है। तो इसी कारण से इसे इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन भी बोला जाता है। तो निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो निषेचन की प्रक्रिया बीजांड में होती है। अगला है निषेचन के बाद कौन सी संरचना बनती है? चूंकि निषेचन बीजांड में होता है और बीजांड से ही निर्मित होता है बीज, तो निषेचन के पश्चात बीज का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है द्विगुण निषेचन किसमें पाया जाता है? द्विगुण निषेचन अभी हम लोग ऊपर पढ़े कि जब पुष्पी पौधों में निषेचन की क्रिया हो रही है तो निषेचन 2 बार होता है। पहला बार निषेचन होता है जब पुष्प अंडक से यानी अंड कोशिका से निषेचित होकर भ्रूण का निर्माण होता है और दूसरा निषेचन ध्रुवीय कोशिका से मिलकर के भ्रूण पोष का निर्माण होता है। तो चूंकि निषेचन 2 बार हो रहा है और ये निषेचन आवृत बीजी पौधों में पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि द्विगुण निषेचन की खोज किसने की थी? तो द्विगुण निषेचन की जो खोज की थी वो नावर ने की थी, लेकिन इसके साथ अन्य वैज्ञानिक भी जुड़े हुए थे। ऑप्शन में इसका नाम नहीं है, इसी कारण से यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है कि द्विगुण निषेचन में कितने शुक्राणु भाग लेते हैं? यहाँ पर शुक्राणु से तात्पर्य परागकणों का है, क्योंकि हम लोग पुष्पी पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि द्विगुण निषेचन में कितने परागकण भाग लेते हैं? तो हम लोग अभी तुरंत ऊपर पढ़े हैं कि जो निषेचन की क्रिया पुष्पी पौधों में होती है वो 2 बार होती है। पहला निषेचन जो अंड कोशिका से होता है और दूसरा निषेचन जो ये ध्रुवीय केंद्रक से ध्रुवीय कोशिका से होता है। तो एक बार जो यहाँ पर एक परागकण इसके साथ निषेचित होता है, एक इसके साथ, तो टोटल 2 परागकणों की क्या होती है हमें जरूरत होती है। तो द्विनिषेचन में 2 परागकण भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निषेचन के बाद अंडाशय क्या बन जाता है? तो निषेचन के बाद बीजांड बीज बनता है और जो अंडाशय है वो फल बनता है। इसी अंडाशय से फल बनने की प्रक्रिया जो होती है, इसी के फल जो होता है इसी आधार पर 2 प्रकार का होता है, क्योंकि कुछ फल जो होते हैं वो अंडाशय के अलावा पुष्प के किसी अन्य भाग से बन जाते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं सेब के बारे में, जो सेब होता है, जो होता है हमारा काजू, ये सब ऐसा फल है जो अंडाशय से निर्मित नहीं होता है। तो जो फल अंडाशय से निर्मित होगा उसको हम लोग सत्य फल बोलेंगे, और जो अंडाशय के अलावा किसी अन्य से निर्मित होगा तो उसको हम असत्य फल बोलेंगे। ये भी याद रखना है कि अंडाशय से निर्मित फल सत्य फल और जो अंडाशय से निर्मित नहीं होता है वो असत्य फल कहलाता है। तो हालांकि जो आवृत बीजी अधिकांश पौधे होते हैं उसमें अंडाशय विकसित होकर के फल का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन भी हमारा फल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन के बाद बीजांड क्या बन जाता है? तो निषेचन के बाद बीजांड बीज बन जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बीज में भ्रूण को पोषण कौन देता है? अभी हम लोग पढ़े थे कि जो हमारा बीजांड होता है उस बीजांड में ये होता है ध्रुवीय केंद्रक, जो संलयित होकर एक परागकण से कितना केंद्रक बना देता है? तो 3 केंद्रक बना देता है। तो ये जो 3 केंद्रक बनाता है ये भ्रूणपोष होता है। तो ये जो भ्रूणपोष है, यहाँ पे जो ये हमारा भ्रूण बनता है इसको ये पोषण देने का काम करता है। तो क्वेश्चन है कि बीज में भ्रूण को पोषण कौन देता है? तो बीज में भ्रूण को पोषण देता है एंडोस्पर्म, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं भ्रूणपोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीज की निष्क्रिय अवस्था में रहना क्या कहलाता है? निष्क्रिय अवस्था यानी कि बीज जब पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है तो वो अपने अंदर की जितना भी उसके अंदर पानी की मात्रा होती है उसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती, सोख लेती है, उसमें पानी की मात्रा बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो इस अवस्था को बोला जाता है सुप्तावस्था, या फिर हम उसको प्रसुप्ति अवस्था भी बोलते हैं। इसके बाद जानते हैं हम लोग कि कभी भी अगर किसी बीज को रोपा जाता है तो रोपने से पहले क्या किया जाता है? तो रोपने से पहले उस बीज को पहले पानी में डाल के फूलने छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जैसे उसमें पानी की मात्रा जाती है उसमें अब पुनः पौधे उत्पन्न करने की क्षमता आ जाती है। तो जैसे ही बीज सुप्ता अवस्था या प्रसुप्ति अवस्था में पहुंचता है तो बीज में क्या होता है? पौधे उत्पन्न करने की क्षमता बीज खो देता है, अब वो पौधा उत्पन्न नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे ही पुनः उसमें अब पानी की मात्रा या उपयुक्त वातावरण जैसे उसको मिलता है, पानी मिलता है यानी जल मिलता है, वायु मिलता है, सूर्य का प्रकाश मिलता है, तो इसकी उपस्थिति में वो पुनः क्या करता है? पौधा उत्पन्न कर लेता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीज से नए पौधे बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जो बीज है वो क्या कहलाएगा? अंकुरन कहलाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं डेली घर में, अगर हम लोग चना हो गया, मूंग हो गया, ये सब हम क्या करते हैं, कच्चा इसको खा सकते हैं। इसको पहले फूलने दे दिया जाता है, तो फूलने के पश्चात ये अंकुरित होता है। तो उस अंकुरित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंकुरन कहलाती है। अंकुरन कहने का तात्पर्य है कि जो बीज है उससे नए पौधे का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? तो अंकुरन कहलाता है। अगला है कि द्विबीजपत्री का उदाहरण। तो दिए गए ऑप्शन में से जो हमारा मटर है वो क्या कहलाता है? हमारा द्विबीजपत्री पौधा कहलाता है। बाकी धान, गेहूं, मक्का ये सभी एक बीजपत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बीजपत्री का उदाहरण। तो गेहूं दिए गए ऑप्शन में से हमारा क्या होता है? तो एक बीजपत्री का एग्जाम्पल है। बीजों का फैलाव किसके द्वारा होता है? बीजों का फैलाव यानी कि बीज जो है एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, ये किसके द्वारा जा सकते हैं? तो बीज जो है, देखो कोई पशु है, अगर पशु किसी चीज को खाया तो उसके द्वारा उसका जो उत्सर्जित पदार्थ होगा, इसके द्वारा भी बीज एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। पानी के माध्यम से भी, हवा के माध्यम से भी, कीट के भी माध्यम से भी। तो इन सभी के माध्यम से बीज क्या हो सकता है? एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है। तो चारों ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला है परागकण का अंकुरन कहाँ होता है? परागकण का अंकुरन कहाँ होता है? तो परागकण का अंकुरन यानी कि परागकण जो है वो कहाँ पर जाते हैं? परागकण, पराग कोश से निकलेगा, उसको जानेगा, उसका फोकस मेनली किस पर रहता है? तो जो परागकण होते हैं उनका मेन फोकस होता है वर्तिकाग्र पर। यानी कि परागकण पराग कोश से निकलने के बाद कहाँ जाते हैं? तो वो वर्तिकाग्र पर जाते हैं। अगला है पराग नलिका किस दिशा में बढ़ती है? तो हम लोग को पता है कि पराग नलिका जो है नीचे अंडाशय की ओर बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? यहाँ ध्यान, हम लोग यहाँ पर अभी हम लोग जैसे पढ़े थे कि अंडाशय जो यानी कि जो हमारा बीजांड था, उस बीजांड में 3 नीचे में अंड समुच्चय पाए जा रहे थे। तो जो परागकण होते हैं उसका मेन फोकस होता है अंड कोशिका की। हम अंड कोशिका के पास जाएं और उससे निषेचित होकर भ्रूण का निर्माण करें। तो जो अंड कोशिका होती है वो अंडाशय के निचले भाग में होती है, इसीलिए जो पराग नलिका होती है वो कहाँ जाता है? वो पराग नलिका निचले भाग में जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नीचे अंडाशय की ओर। अगला है पराग नलिका में कितने शुक्राणु कोशिका भाग लेते हैं? फिर वही बात कि पराग नलिका यानी कहने का मतलब जो हमारा द्विनिषेचन क्रिया होती है, तो द्विनिषेचन की क्रिया में जितने भी परागकण आते हैं वो किसके माध्यम से आते हैं? तो वो सभी आते हैं किसके माध्यम से? तो पराग नलिका के माध्यम से। तो जो द्विनिषेचन की क्रिया होती है, तो द्विनिषेचन की क्रिया में कितने भाग लेते हैं? कितने परागकण भाग लेते हैं? 2 भाग लेते हैं। एक अंड से निषेचित होकर के भ्रूण बनाता है और दूसरा ध्रुवीय केंद्रक से निषेचित होकर भ्रूण पोष बनाता है। तो क्वेश्चन है पराग नलिका में कितने कोशिकाएं भाग? तो पराग नलिका में 2 भाग लेते हैं। एंडोस्पर्म की सूत्र गुणता कितने होते हैं? क्रोमोसोम नंबर। एंडोस्पर्म यानी कि एंडोस्पर्म को हम लोग बोलेंगे भ्रूणपोष। भ्रूणपोष बोलता है भ्रूणपोष की सूत्र गुणता क्या होती है? तो अगर हम लोग बात करेंगे भ्रूणपोष का, तो भ्रूणपोष ये जो बीच में ध्रुवीय केंद्रक होता है, जिसके पास पहले से 2 केंद्रक है और एक परागकण का केंद्रक, टोटल कितना केंद्रक हो जाता है? 3 केंद्रक हो जाता है। तो इसी कारण से जो भ्रूणपोष होता है यानी कि जो एंडोस्पर्म है उसकी सूत्र गुणता कितनी हो जाती है? तो 3n हो जाती है, यानी कि ये त्रिगुणित होता है। बाकी जितनी भी कोशिका, इसमें जितना भी स्ट्रक्चर होगा, चाहे वो बीजांड हो, बीजांड के अंदर हमारा भ्रूण हो, तो ये भ्रूण भी कितना होता है? इसका अगर सूत्र गुणता कभी पूछ ले तो भ्रूण की जो सूत्र गुणता होती है वो 2n होती है और भ्रूणपोष की सूत्र गुणता वो 3n होती है। अगला क्वेश्चन है कि आवृत बीजी पौधों में बीज के अंदर क्या विकसित होते हैं? आवृत बीजी पौधों में बीज किसके अंदर विकसित होते हैं? तो हम लोग को पता है कि यहाँ पर जो ये हमारा बीजांड है, ये बीजांड विकसित होकर के बीज बनाएगा और ये होता है अंडाशय के अंदर में उपस्थित। तो अंडाशय जो है वो विकसित होकर के फल बनाता है। तो जो आवृत बीजी पौधे में जो बीज होते हैं वो फल के अंदर में स्थित होते हैं। फल रहता है, सबसे पहले फल का बाह्य छिलका रहता है, छिलके के अंदर में फल का खाने वाला भाग रहता है, उसके अंदर में फल का बीज रहता है। तो आवृत बीजी पौधे में जो बीज होता है वो फल के अंदर होते हैं। अगला है कि परागकण किस प्रकार की कोशिका है? तो हम लोग को पता है कि परागकण एक जनन कोशिका है और जितनी भी जनन कोशिका होती है, चाहे जिन जीवों में पाई जाती है, तो जो जनन कोशिकाएं होती है वो जनन कोशिकाएं सदैव एक गुणित होती है, यानी अगुणित होती है। तो यहाँ पर एक गुणित भी हो सकता है या अगुणित भी हो सकता है। अगला है
अंडाणु किस प्रकार की कोशिका है? ठीक उसी प्रकार से अंडाणु पूछ ले, शुक्राणु पूछ ले, परागकण पूछ ले, अंड पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, जितनी भी जनन कोशिकाएं होगी वो सब कैसी होगी? तो वो सब एक गुणित होगी। अगला क्वेश्चन है कि फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो फल बनने की प्रक्रिया जो है वो फलन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीज का अंकुरण किससे शुरू होता है? तो सबसे पहले जो हम लोग जानते हैं कि घर में हम लोग चना, मूंग ये सब डेली फूलने देते हैं। तो फूलने के लिए सबसे पहले जो बीज होता है वो अपने प्रसुप्ति अवस्था में पहुंच चुका है। तो प्रसुप्ति अवस्था से बाहर आने के लिए वो सबसे पहले क्या करती है? सबसे पहले वो क्या करती है? तो जल का अवशोषण करती है। तो बीज के अंकुरण का जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है जल अवशोषण करना। और जल अवशोषण के पश्चात जब हम उसको मिट्टी में रोपते हैं उसके बाद वो क्या है? खनिज, लवण, सूर्य के प्रकाश से पोषण ग्रहण कर करके आगे बढ़ती है। तो सबसे पहला बीज का अंकुरण किससे शुरू होता है? तो बीज का अंकुरण शुरू होता है जल के अवशोषण से। अगला है परागन के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है? तो परागन हो गया यानी कि परागन यानी परागकण पहुंच चुका है स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक। तो अब वो पराग नलिका के माध्यम से होते हुए कहाँ पहुंचेगा? तो पराग नलिका के माध्यम से होते हुए पहुंचेगा अंडाशय में, और अंडाशय के बाद बीजांड में पहुंचते हैं किसकी प्रक्रिया होगी? तो निषेचन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगला है वर्तिकाग्र का क्या कार्य है? वर्तिकाग्र जो है, वर्तिकाग्र जो पुष्प का जो नर भाग, मादा भाग है, पुष्प का जो ये मादा भाग है इसका ये ऊपरी वाला पार्ट कहलाता है वर्तिकाग्र। और इसी वर्तिकाग्र पर क्या होता है? परागकण को ये आकर्षित करती है। और चूंकि परागकण जब तक इसके पास आएगा नहीं तो निषेचन की क्रिया होगी नहीं। तो मुख्यतः जो वर्तिकाग्र का कार्य होता है वो परागकणों को अपनी ओर आकर्षित, और यहाँ पर कुछ चिपचिपे द्रव की भांति पदार्थ होता है जो क्या करता है? परागकण को अपने अंदर चिपका लेती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? परागकण को आकर्षित करना। अगला क्वेश्चन है कि फूल में रंग और गंध किसका कार्य है? तो पुष्प की जो पंखुड़ियां होती है जो रंगीन होती है, उसी पंखुड़ियों को देख करके भंवरे, कीट इनकी ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। तो पुष्प का जो हम लोग को सुगंध आता है या फिर जो भी पुष्प है जिन्होंने वो कलर दिखता है वो सब किस में होता है? तो पुष्प की पंखुड़ियों में होता है। तो पुष्प में रंग और गंध किसका कार्य है? तो पुष्प में रंग और गंध उसके पंखुड़ियों का कार्य है। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन के बाद कौन सा भाग सूख जाता है? तो निषेचन के बाद जो पुष्प का वर्तिकाग्र भाग होता है वो क्या हो जाता है? सूख जाता है, क्योंकि अब उसका कोई कार्य नहीं है, परागकण उसके बाद आ गया। अब क्या होगा? जैसे ही पुष्प का निषेचन क्रिया हो जाता है अब वो फल बनाने की क्रिया में, और धीरे धीरे पुष्प क्या हो जाता है? सूख जाता है। हम लोग देखे भी है जो झींगा हो गया, कद्दू हो गया, उसका अगर देखे होंगे तो क्या होता है कि कुछ दिनों तक उसका पुष्प रहता है, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे फल पीछे निकलना चालू होता है अब वो पुष्प धीरे 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 क्या हो जाता है? सूख जाता है। तो वही हमारा वर्तिकाग्र धीरे धीरे सूखता है, अब पुष्प भी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। अगला है अंडाणु की परिपक्वता कहाँ होती है? जो अंडाणु है उसकी परिपक्वता होती है बीजांड में, क्योंकि बीजांड में अंडाणु परिपक्व होता है, अंड परिपक्व होता है, उसके पश्चात ही परागकण वहां पे पहुंचता है। अगला है परागन के समय फूल की कौन सी अवस्था होती है? जो परागन की समय होती है वो फूल की जो परिपक्व अवस्था होती है, क्योंकि फूल जब तक परिपक्व पूर्ण रूप से नहीं होगा तब तक वो निषेचन की क्रिया नहीं करेगा। तो पुष्प जब फूल निषेचन कर रहा है, यानी फूल में जब परागन हो रहा है पूर्ण रूप से, वो निषेचन करने की अवस्था में आ गया है, इसका मतलब है कि वो पूर्ण रूप से परिपक्व अवस्था अब में आ चुका है। अगला है पुष्प का कौन सा भाग रंगीन होता है? जो पुष्प की पंखुड़ियां होती है वो क्या होती है? रंगीन होती है। पंखुड़ियों को यहाँ पर दलपुंज भी बोला जाता है। हमारा दोनों ऑप्शन दे दिया गया है, लेकिन मुख्यतः हम लोग पंखुड़ियां बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? पुष्प का जो पंखुड़ी होता है वो रंगीन होता है और भंवरे कीट को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगला क्वेश्चन है कि बीज के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? तो बीज का बाहरी आवरण जो है वो बीजावरण कहलाता है। अगला बीज के फल के अंदर बीज कहाँ रहता है? तो फल के अंदर जो बीज होता है वो बीज कोश में रहता है, क्योंकि जो बीजांड है यही विकसित होकर के बीज बनाता है, और ये जो किस में उपस्थित होता है? ये बीज कोश में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है परागकण किस रूप में फैलते हैं? तो परागकण जो है वो बिल्कुल सूक्ष्म कण होते हैं, तो ये सूक्ष्म कण के रूप में क्या होते हैं? फैलते हैं।
अगला है, बीज के अंकुरण के लिए कौन आवश्यक है, यानी कि बीज को अगर अंकुरित होना है उसके लिए कौन आवश्यक है। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि बीज जो अंकुरित होता है सबसे आवश्यक उसके लिए तो जल है, और जल के साथ साथ सूर्य का प्रकाश हो गया, वायु हो गया, तापमान हो गया, ये सभी चीज उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन डी हमारा उपरयुक्त सभी सही हो जाएगा। अंकुरन में सबसे पहले क्या निकलता है, तो कभी भी अगर किसी पौधे का अंकुरन हो रहा है तो सबसे पहले उसमें जड़ निकलता है, और जड़ के बाद ही तने वाला पार्ट निकलता है। तो किसी भी बीज का अंकुरन में सब सर्वप्रथम जड़ निकलता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में लैंगिक जनन में कितने माता पिता भाग लेते हैं। तो किसी भी चीज में अगर लैंगिक जनन होता है तो उसमें 2 जनक भाग लेते हैं, एक माता एक पिता। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, 2। अलैंगिक जनन में, तो अलैंगिक जनन में हम लोग जानते हैं कि केवल एक जनक भाग लेते हैं। अगला है, अलैंगिक जनन में बनने वाले पौधों को क्या कहते हैं। तो अलैंगिक जनन के द्वारा जितने भी बनते हैं जीव, तो उसको क्लोन या हिंदी में हम लोग पुंजक बोलते हैं। क्लोन या पुंजक क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये अनुवांशिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी बिल्कुल अपने जनक के समान होते हैं, इसी कारण से इनको क्या बोला जाता है, क्लोन या पुंजक बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अंकुरन के बाद पौधों का पहला हरा भाग को क्या कहते हैं। तो अंकुरन के बाद पौधे का जो पहला हरा भाग होता है वो पत्ती कहलाता है। सबसे पहले पौधे में जड़ विकसित होता है और उस जड़ के बाद पत्ती विकसित होता है। ठीक है। तो आज हम लोग इस चैप्टर का भी 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो हमारा बायोलॉजी का लेसन 1 और लेसन 2 दोनों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।